देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, ये चैप्टर हम लोग का लास्ट है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। इसमें हमें फॉर्मूला याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग पुट करना है। अच्छा देखो, तो फॉर्मूला में क्या क्या याद रखना है पहले हम लिख देते हैं, हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो है चैप्टर, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन और जो है प्रोबेबिलिटी, ये दोनों का मिक्सड अप है। मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं पता होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पता होगा, तो हम लोग ये वाला चैप्टर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड है। यहाँ हमें सिर्फ फॉर्मूला में डेटा कलेक्ट करके उसे पुट करना है। मेनली हमें आइडेंटिफाई करना है कि डेटा क्या क्या है। गुड मॉर्निंग अश्विनी। गुड गुड मॉर्निंग मैम। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग क्रिश। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग साहिल। आवाज नहीं जा रहा है। अच्छा देखो, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें तीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, बाइनोमियल, पॉइसो, इसे पॉइसो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, ये जिन लोगों का प्रोबेबिलिटी जिन्होंने पहले किया है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, उन्हीं को समझ में आ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का क्योंकि प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने तुम सभी को करवाया है, तो ही हम लोग ये चैप्टर कर पा रहे हैं। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है, जो हम लोग आज सीखेंगे, पॉइसो भी हो सकता है कि वो भी स्टार्ट हो जाए, छोटा सा चैप्टर है, हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख के मत डरो, अभी हम इतना सारा क्वेश्चन करवाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है कि फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है P ऑफ x, अभी समझाएंगे तो याद हो जाएगा। एक बार इसके नीचे जस्ट लिख लो, NCx मतलब कॉम्बिनेशन आ गया, इंटू P टू दी पावर x इंटू Q टू दी पावर n माइनस x। ये है हम लोग का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमें करना पड़ेगा। और पॉइसो डिस्ट्रीब्यूशन का जब पॉइसो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे तब बताते हैं। देखो यहाँ पर इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट बता देते हैं। देखो क्या होता है, कंसेप्ट तो बताएंगे। जैसे देखो, अगर हम लोग वन टाइम जो है, वन टाइम एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या आउटकम आ सकता है। आउटकम हम लोग का आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, जिसे हम लोग इस तरीके से लिखते थे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी याद करो थोड़ा सा, अभी हम बताएंगे तो याद हो भी जाएगा। प्रोबेबिलिटी और जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये देखो NCx कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक बार एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हमें हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, यानी आउटकम क्या हो गया, 2। नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं नंबर आउटकम, यहाँ पर 2, ठीक है। ये मैंने 2 लिख दिया, ये देखो आउटकम तो लिखा हुआ है। फिर अगर हम लोग दो बार टॉस कर रहे हैं एक ही कॉइन को, तो हम लोग का आउटकम कितना होगा। दो बार टॉस कर रहे हैं एक ही कॉइन को, तो हम लोग का आउटकम कितना होगा। तो पहले बार टॉस करने पे हेड या टेल आ सकता है, फिर नेक्स्ट बार टॉस करने पे फिर से हम लोग का हेड या टेल में से कोई एक आ सकता है, यानी आउटकम कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। आउटकम 4 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग थ्री टाइम्स एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो हम लोग का आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम कितना हो सकता है। पहले बार करने पे हेड टेल, फिर नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो हेड या टेल में से कोई एक, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग टॉस करेंगे तो हेड या टेल में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग का आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 आउटकम्स, 2 3 4 5 6 आउटकम्स हो रहा है, ठीक है। 3 टाइम्स टॉस कर रहे, तो पहले बार करने पे हेड या टेल, फिर उसके बाद
आ जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें देखो अब इसमें थोड़ा सा ना चेंज भी हो जाएगा। जैसे देखो अगर हम लोग फर्स्ट टाइम टॉस कर रहे हैं तो हेड टेल, सेकेंड टाइम कर रहे हैं एक कॉइन को टॉस 2 बार कर रहे हैं, तो पहला किया तो हेड आ सकता है पहले या फिर टेल आ सकता है, और सेकेंड बार करने पे भी हेड टेल आ सकता है। और ये थर्ड टाइम वाला छोड़ो, इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही लिखेंगे तो काफी है, इसको और भी लिखना पड़ेगा, इसका 8 आउटकम्स होगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं, पता है तुम लोग को। हम यहाँ पर जस्ट तुम लोग को फॉर्मूला याद दिलाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं लिख के, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 1 2 to the power 2। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला ये था कि आउटकम, हम लोग प्रोबेबिलिटी में करे हैं, आउटकम टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर, नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ऑकर्ड, ठीक है। कैसे करके फाइंड आउट करना है? आउटकम जो भी होगा, तो टोटल आउटकम कितना हो रहा है 2, ठीक है। और इसमें करना है 2 टू दी पावर क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ऑकर्ड, इवेंट ऑकर्ड 1 टाइम, तो 2 टू दी पावर 1 इसीलिए लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 2 टू दी पावर 1 इसीलिए लिखेंगे। 2 टू दी पावर 2 क्यों लिखते थे? ये देखो यहाँ पर हम 2 टू दी पावर 1 लिख देते हैं। 2 टू दी पावर 2 क्यों लिखेंगे? ये देखो हम लोग का आउटकम कितना है, तो एक बार कॉइन टॉस करने से मैक्स टू मैक्स 2 ही आउटकम आ सकता है, आइदर हेड या फिर टेल, ठीक है। आइदर हेड या फिर टेल। अगर इसको ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। देखो हम इतना से समझने से ही होगा, प्रोबेबिलिटी में तो हम लोगों ने डिटेल्स में किया ही था कि अगर हम लोग एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, पहला बात है कि आउटकम क्या होता है, कॉइन टॉस करने पे या तो हेड या तो टेल, तो आउटकम कितना है? 2 आउटकम है, टू दी पावर नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ऑकर, यानी 2 टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 4, ठीक है। लिखा भी था मैंने 4 आउटकम्स, हटा दिया। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया, ठीक है। ऐसे अगर 3 बार भी होगा, जैसे मैंने 3 टाइम्स वाला लिखा था, तो 3 टाइम्स अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम कितना सारा होगा? तो देखो आउटकम तो 2 ही होगा, या तो हेड या तो टेल, लेकिन नंबर ऑफ आउटकम्स कितने सारे होंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा आउटकम टू दी पावर जितना बार इवेंट ऑकर्ड होगा, यानी 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। ये है हम लोग का नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। और ये है कितना बार वो आउटकम ऑकर्ड हो सकता है, ये है नंबर ऑफ आउटकम। तो 2 ही आउटकम होगा, कॉइन टॉस का 2 ही आउटकम होगा, या तो हेड या तो टेल। लेकिन अगर 3 टाइम्स करते हैं तो कितना होगा? 2 टाइम्स करते हैं तो कितना होगा? 1 टाइम्स करते हैं तो क्या होगा? इसी तरीके से अगर हमें कोई बोले कि 100 टाइम हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हम लोग का आउटकम कितना होगा? देखो आउटकम तो वही है, एक हेड और एक टेल, यही तो आउटकम है। लेकिन 100 टाइम कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें, मतलब कितने तरीके से वो हो सकता है, तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा? आउटकम टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा जितना बार इवेंट ऑकर्ड हो रहा है। अब ये 2 टू दी पावर 100 जो है, ये फाइंड आउट कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। क्या कैलकुलेटर लेके हम लोग 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके 100 टाइम्स करेंगे? तो ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें क्या यूज करना है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली प्रोबेबिलिटी है तो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग का जो नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर्ड जो है वो ह्यूज अमाउंट में होगा, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करेंगे? जब हम लोग का इवेंट ऑकर्ड होने का जो नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर्ड हो रहा है वो अगर ह्यूज अमाउंट में है, जिसका कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन होना पॉसिबल नहीं है, तब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि रीजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा अब हम लोग को सबसे पहले ये फॉर्मूला बेस्ड है, मैंने पहले ही बोला, हमें ये सब आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि P क्या है, Q क्या है, N क्या है, X क्या है। अच्छा तो यहाँ पर देखो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। एक कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 हेड्स अपीयर? प्रोबेबिलिटी क्या है कि 5 हेड अपीयर हो जाए, ठीक है। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है? पैरामीटर्स बोलेंगे ये सबको। एन सी मतलब तो कॉम्बिनेशन के लिए, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा एन एक्स पी क्यू, ठीक है। एन एक्स पी क्यू, तो यहां पर हम लिख लेते हैं एन पी क्यू और एक्स। तो ये सब हमें आइडेंटिफाई करना है, तभी जाके हम लोग फॉर्मूला में पुट कर पाएंगे। तो एन का मतलब क्या होगा? एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट
रिपीटेड, जितना बार एक्सपेरिमेंट रिपीटेड होगा वो होगा n। तो मुझे बताओगे इस क्वेश्चन में n कितना होगा? ए कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 हेड्स अपीयर? तो मैंने n का मतलब लिखवा दिया है कि कितना बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है, उसे हम लोग n से डिनोट करेंगे। तो मुझे बताओ कि इसमें n क्या होगा? हम लोग फर्स्ट 2 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, फिर इसमें पुट करते जाएंगे, आंसर मिलेगा हमें। तो बोलो यहाँ पर n कितना होगा? 100। 100, ठीक है, 100 होगा क्योंकि 100 टाइम्स इंसिडेंट ऑकर हो रहा है। P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब है कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाए। तो हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए, 5 बार चाहिए, वो बात अलग है। पहले हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम लोग इवेंट को एक बार ऑकर्ड करते हैं तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा उसके अकॉर्डिंग ये हम बता देते हैं। देखो, जैसे अगर हम लोग कॉइन को एक बार टॉस करेंगे, हम लोग पहले ना एक इंसिडेंट के अकॉर्डिंग अपना प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और वो फॉर्मूला में देने से वो ऑटोमेटिकली 100 में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पर अगर हम लोग कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, अगर हम लोग कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, 1 टाइम अगर हम लोग कॉइन को करते हैं टॉस, तो हम लोग का सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड कॉमा टेल, ठीक है, 2 सैंपल स्पेस होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, उसका हम लोग क्या लिखते हैं? हेड बाई हेड प्लस टेल, ठीक है, मतलब ये हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 1। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम लोग को यहाँ लिखना है हाफ, अकॉर्डिंग टू 1 टाइम कॉइन टॉस के हिसाब से। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये Q का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फेलियर कब होगा? जब हेड के जगह टेल आ जाए। तो उसका चांसेस क्या है? देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता था? 1। तो 1 माइनस सक्सेस, ठीक है, 1 मतलब फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों केसेस। वहां से अगर हम लोग फेवरेबल केसेस को हटा देते हैं तो हमें अनफेवरेबल मिल जाएगा। लेकिन ये हमें क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने? 1 टाइम टॉस के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें 100 टाइम के अकॉर्डिंग निकालना है, जो कि ये फॉर्मूला हमें हेल्प करेगा। फॉर्मूला ऐसे ही बना हुआ है कि अगर हम लोग उसमें 1 टाइम का फाइंड आउट करके उसमें डेटा पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें 100 टाइम का दिखाएगा। एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? सक्सेस। एक्स को यहाँ पर बोला जाता है सक्सेस। सक्सेस का मतलब है यहाँ पर टू गेट हेड। यहाँ पर सक्सेस का मीनिंग क्या है? कि हेड मिल जाए। अब ये हेड कितना बार मिलने से सक्सेस होगा? 5 टाइम्स, ठीक है। हम फिर से बताते हैं, देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस चैप्टर में बस आइडेंटिफाई करना है जो है मेन बात है, बाकी तो यहाँ डेटा पुट करके करना है। तो डेटा तभी पुट कर पाएंगे ना जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एन का मतलब होता है कितना बार इवेंट ऑकर्ड हो रहा है, पहले 100 बार। फिर पी और क्यू, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, कि हम लोग जो चाह रहे हैं वो मिल जाए, जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू 1 टाइम इवेंट ऑकर्ड होने के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, हेड मिलने का चांसेस है एक बार कॉइन टॉस होने से हाफ, 50%। टेल मिलने का है 50%, टेल मिलने से फेलियर है, तो यहाँ पर हाफ और यहाँ भी हाफ हो गया। अब सक्सेस का मतलब है जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? 5 हेड्स चाहिए, ओनली हेड नहीं 5 हेड्स चाहिए। तो हम लोग का एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें 100 टाइम का 5 हेड्स आने का जो है प्रोबेबिलिटी वो पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मतलब, एक्स का मतलब क्या है? सक्सेस, यानी गेटिंग 5 टाइम्स हेड, वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसका हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये तो मैंने क्वेश्चन बताया था आइडेंटिफाई करने के लिए। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बाद ही हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम और एक क्वेश्चन बता रहे, तुम लोग बताना मुझे। ए डाइस is rolled 5 times. What is the probability of getting 2 6? ठीक है, 2 टाइम्स 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पर हमें पैरामीटर्स क्या होता है? एक n, एक p और एक q और x, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा? बोलो, जो भी मैंने अभी लिखवाया उसके अकॉर्डिंग बस हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। बोलो n क्या होगा? 5।
5 करेक्ट। हम लोग जितना बार इंसिडेंट को मतलब रिपीट करेंगे वही हम लोग का एन होगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी पहले ये सोचो कि अगर हम लोग एक बार लूडो के गोटी को रोल करते हैं या डाइस रोल करते हैं तो हमें 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे फाइंड आउट करते थे, सैंपल स्पेस क्या होगा। अगर हम लोग लूडो के गोटी को रोल करते हैं तो हमें 1 या फिर 2 3 4 5 6 मिल सकता है और उसमें से हमें 6 मिल जाए, ठीक है, 2 बार नहीं, अभी हम लोग सिर्फ 6 का सोचेंगे, 6 मिल जाए उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता था फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखो इससे प्रोबेबिलिटी भी एक बार रिकॉल हो जाएगा। तो ये वाला ठीक है। तो अभी मुझे बोलो कि यहाँ पर कितना होगा पी का वैल्यू, बोलो पी का वैल्यू कितना होगा। हाँ बोलो, ठीक हो रहा था, बोलो। बोलो, ठीक बोल रहे थे। 1/6। हाँ 1/6 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या क्या आ सकता है, या तो 1 2 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 6, ठीक है 6 तक ही होता है ना। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 6। अब फेवरेबल केसेस क्या है, हमें 6 मिल जाए जो कि एक ही बार हो सकता है तो 1/6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस का 1/6। तो फेलियर का कितना होगा कैसे निकालेंगे, अभी सिखाया मैंने, फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बोलो। क्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, 5/6। हाँ 1 - 1/6 यानी कि 5/6। एक्स का मतलब है गेटिंग मतलब गेटिंग 6 2 टाइम्स, यानी जो सक्सेस होगा उसका। तो यहाँ पर एक्स कितना होने से हम लोग अपने आप को इस इंसिडेंट के लिए सक्सेस मानेंगे, एक्स का वैल्यू क्या होगा 2। 2, करेक्ट, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ भी जस्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। अब इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन मैंने खुद से करवाया जहां पर हम लोगों ने सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखा कि कैसे करके आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 16.1 ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स। तो 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, पहले ही बोलो 10 को हम लोग क्या बोलेंगे। कॉइन अगर 10 टाइम्स टॉस हो रहा है तो एन पी क्यू और एक्स में से 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, N। एन, ठीक है। एज्यूमिंग द कॉइन टू बी अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, 4 हेड्स मिल जाए इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो अगर कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी अभी क्या था बोलो, पहले तो एक एक बार का निकालेंगे। एक बार हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/2। 1/2 और फेलियर होने का प्रोबेबिलिटी मतलब हेड नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/2। 1/2। एक्स का मतलब है कि यहाँ पर जो सक्सेस होगा तो एक कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, सक्सेस हमारा कब होगा जब हमें 4 हेड्स मिलेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। 4। बस इतना ही हमें आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन 1 अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 16 का, तो यहाँ पर हम लोग को एन मिल गया है, एन मिला है हम लोग को 10, ठीक है। पी है हाफ, ये देखो जस्ट आइडेंटिफाई करना है और देख देख के लिखना है बस। क्यू है हाफ और एक्स हो जाएगा 4, बस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको सॉल्व भी करके देखेंगे कैसे होता है। तो अब फॉर्मूला लिख लिख के याद हो जाएगा, हम लिख रहे हैं तुम लोग भी लिखो, एक बार जो है बोलते बोलते लिखो, याद हो जाएगा। इसीलिए हम इसको लास्ट में करवाते क्योंकि ये सब फॉर्मूला बाद में याद नहीं होगा, अगर आ जाता है इसमें से, ठीक है। अब इसमें से ही तो सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है, उतना मार्क्स का होता भी नहीं है चैप्टर। NCX इंटू P टू दी पावर X इंटू Q टू दी पावर N-X। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और अगर सही सही पुट कर देते हो तो मतलब इसमें मार्क्स कैरी हो जाता है।
NCX। अब N का मतलब 10, C कॉम्बिनेशन का जो C होता है वही कॉम्बिनेशन, X का मतलब 4, ठीक है, P मतलब हाफ टू दी पावर X, X का मतलब 4 है, देखो फिर Q का मतलब अगेन हाफ टू दी पावर N माइनस X मतलब 10 माइनस 4। एक बार हम लिख देते हैं ऐसे 10 माइनस 4। अब ये देखो 10C4। अब एक चीज देखो, हम पहले ना तुम लोग को याद दिला देते, हम लोग कॉम्बिनेशन में कैसे करते थे। तो कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे लिखते थे, 10C4 को ऐसे नीचे पहले फैक्टर को लिखेंगे जितना तक फैक्टर 1 तक जाएगा, ठीक है। अब नीचे अगर 4 डेटा है तो ऊपर भी हम लोग 4 डेटा तक लिखते थे, ठीक है। ये हम लोग का शॉर्टकट मेथड था, ऐसे करना होता है। इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ टू दी पावर, ये 4 है और ये 6 है, तो 4 + 6 10 हो गया, जो हम लोगों ने इंडिसेस में किया हुआ है। यहाँ 4 और यहाँ 6, 4 + 10 6। अब देखो कैलकुलेटर में ये कैसे होगा, हम एक क्वेश्चन तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखा देंगे, बाकी हम आंसर लिख देंगे, तुम लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो इसमें कैलकुलेट करने में टाइम जाएगा। और अगर टाइम होगा तो हम करवा देंगे। हम देखो दिखाते कैसे करना है। सबसे पहले तुम लोग को 1/2 लिखना है, 1/2, ठीक है, कैलकुलेटर में ही हो जाएगा। 0.5 आ गया, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इनटू इक्वल टू 2 टाइम्स 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर इंटू करना है 10 9 8 7, इंटू करना है 10 9 8 7, फिर डिवाइड करना है 4 से, फिर डिवाइड करना है 3 से, फिर डिवाइड करना है 2 से। तो देखो कितना आंसर आया, 0.2050 ऐसा आ रहा है, लिख लेते हैं 0.20507812 जितना मुझे दिख रहा था लिख लिया मैंने। अब देखते हैं इसका आंसर इन्होंने क्या कर रखा है। यहाँ पर आंसर है पहला वाला 105/512, देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। 105 डिवाइडेड बाई 512, हाँ वही आ गया 0.20 इस तरीके से, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे डिवाइड फॉर्मेट में करने जाएंगे ना तो फिर हमें यहाँ पर खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये सब जो है डिवाइड, ये मतलब यहाँ से कैलकुलेशन डिवाइड करके करना पड़ेगा, तब जाके हमारा फ्रैक्शन में आंसर आएगा। लेकिन कैलकुलेटर में हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब ये लिखना भी नहीं है तुम लोग को, देखो क्यों नहीं लिखना है। तुम लोग यहाँ पर पहले 1/2 टू दी पावर 10 हो रहा है, ये तो तुम लोग जो है देख के ही समझ सकते हो। फिर उसके बाद क्या करोगे, सिंपल कैलकुलेटर में 1/2 लिखोगे, 0.5 आएगा, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब नीचे अगर 4 फैक्टर है, ऊपर भी 4 फैक्टर होगा, तो 10 9 8 7, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन ये ऐसे था, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस x फैक्टोरियल इनटू x फैक्टोरियल। ये इतना बड़ा डेटा को हम लोगों ने शॉर्टकट किया था। शॉर्टकट मेथड में क्या आया था कि नीचे हमें जो भी आ रहा है यहाँ पर उसे हमें 1 तक लिखते जाना है, तो नीचे जितने सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ऊपर भी उतने ही सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। और इसको तुम लोग जो है देख के विजुअलाइज करके ही कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर बोल रहे हैं एटलीस्ट 4 हेड्स मिल जाए। सेम क्वेश्चन है, बोल रहे हैं एटलीस्ट 4 हेड्स मिल जाए। अगर सेम क्वेश्चन है तो हम लोग का एन भी जो है, पी भी उतना ही है, क्यू भी उतना ही है, बस अगर चेंज कुछ हो रहा है तो वो एक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। एटलीस्ट जो है 4 हेड्स का मतलब क्या होता है कि कम से कम 4 हेड्स मिल जाए तो हम लोग खुद को सक्सेस मानेंगे। अगर 4 से ज्यादा भी मिल जाए तो भी अच्छा है, 4 से कम नहीं मिलना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब हम लोग एक्स को कैसे डिनोट करेंगे, इस क्वेश्चन में एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बाकी तो एज इट इज ही रहेगा, बाकी एज इट इज रहेगा। यहाँ पर x का मतलब हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जैसे यहाँ पर n ऑफ p ऑफ x हो रहा है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये लिखना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 हमें चाहिए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 हमें चाहिए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 हमें चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 हमें चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10 हमें चाहिए। मैंने 10 तक ही क्यों लिखा, देखो यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम लोग 10 टाइम कॉइन को टॉस करेंगे, अगर हर बार ही हेड आ जाता है तो भी तो मैक्सिमम 10 टाइम्स ही आएगा। अगर हम लोग एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने टाइम हेड आ सकता है, क्योंकि यहाँ हमें क्या बोला है एटलीस्ट 4 हेड, 4 या उससे ज्यादा, तो ज्यादा तो कितना ज्यादा
10 टाइम्स टॉस करेंगे तो मैक्सिमम 10 टाइम ही जो है हेड आ सकता है। अगर हर बार हेड आ गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 10 टाइम्स हेड आ सकता है, 11-12 टाइम्स तो आएगा नहीं। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, x का वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला जो हम लोग का है NCX, इसमें एक बार x का वैल्यू 4 पुट करके पूरा लिखेंगे, फिर प्लस देके 5 पुट करके पूरा लिखेंगे, फिर 6 लिख के पूरा लिखेंगे, फिर 7, ऐसे करके करेंगे तो हमारा तो काफी टाइम जाएगा। इसका एक शॉर्टकट है, देखो हम लोग इसको पूरा लिख के करने का जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम लोग को बोला है सक्सेस तब होगा, बाकी एज इट इज है क्वेश्चन, अगर हमें 4 हेड्स या उससे ज्यादा मिल जाए, तो इसीलिए मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा है। अब 4 हेड्स या उससे ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा, जितना बार यहाँ पर कॉइन टॉस हो रहा है 10 टाइम्स, तो मैक्स टू मैक्स हमारा 10 टाइम्स जो है हेड आ सकता है, मतलब 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स। अब अगर हम लोग हर बार यहाँ पर NCX, P टू दी पावर x, Q टू दी पावर n माइनस x में ये इंडिविजुअली पुट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का क्वेश्चन का जो मतलब कैलकुलेशन है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को उसका शॉर्टकट निकालना है। कैसे शॉर्टकट निकालेंगे? अच्छा हाँ, और एक बात बताते, प्लस क्यों होगा, अगर तुम लोग भूल गए हो तो हमें क्या चाहिए, या तो 4 बार हेड मिल जाए या फिर यानी और होता है तो प्लस होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस साइन दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग इसको कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 चाहिए, तो हमें वो सारे केसेस नहीं चाहिए जहां पर x का वैल्यू 4 से कम है, जहां पर x का वैल्यू 4 से कम है। तो अगर हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 को एलिमिनेट कर देते हैं, समझो फिर से, हम लोग को क्या चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 चाहिए, मतलब x का वैल्यू 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए। 10 के आगे जा नहीं सकते क्योंकि इंसिडेंट ही 10 टाइम्स हो रहा है। लेकिन मुझे x का वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 1, 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए, मतलब मुझे x का वैल्यू लेस देन 4 हो, ये सब लेस देन 4 है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो अगर हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 अगर हम लोग हटा देते हैं, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का। ये है टोटल मतलब यहाँ पर 0 से लेके 10 तक का पूरा जो है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। उसमें से हमें क्या एलिमिनेट कर देना है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो वो हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 माइनस, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकालेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 निकालेंगे। अच्छा, तो तुम लोग को लगेगा कि इसमें और इसमें फर्क क्या है, हाँ फर्क है, देखो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। इसमें भी आंसर आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन अगर ये करने बैठेंगे तो हमारा एक ही क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो x लेस देन 4 का मतलब हम लोग x0, x1, x2, x3 तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब उसे हमें क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में देना है। तो फॉर्मूला क्या है, देखो NCX, ठीक है। तो NCX, n कितना है हम लोग का क्वेश्चन में 10 है, c x कितना है 0 है पहले वाले केस में, फिर p मतलब हाफ, p टू दी पावर x यानी 0, और क्या हो जाएगा q यानी हाफ, q टू दी पावर n माइनस x मतलब 10 माइनस 0, ठीक है। अच्छा अब फिर से तुम लोग लिखने का कोशिश करो, NCX, n है मेरा 10, c x मेरा 1 है। अब देखो हम लोग ये 1 वाला कर रहे हैं, उसके बाद यहां पर आ जाएगा p टू दी पावर x यानी 1, और q टू दी पावर n माइनस x मतलब 10 माइनस 1। अच्छा नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा 10c2, हाफ टू दी पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, और हाफ टू दी पावर 10 माइनस 2 हो जाएगा। देखो एक सीक्वेंस में हो रहा है,
10C0 यहाँ 0 10 माइनस 0, ठीक है, 1 1 10 माइनस 1, 2 2 10 माइनस 2, इस तरीके से सीक्वेंस में हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा देखो कि कैसे करके लिख रहा है। अगर कुछ गलत हुआ ना तो खुद ब खुद जो है हमें समझ में आ जाना चाहिए। ये देखो इस प्रोसेस में चल रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये हम लोगों ने सेकेंड वाला लिख लिया, और लास्ट थर्ड वाला 10C3 हाफ टू दी पावर 3 और हाफ टू दी पावर 10 माइनस 3, ये सब तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, पी क्यू ये सब, ठीक है। अब ये हम लोग कर लेते हैं क्लोज। अब आंसर कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 माइनस। अच्छा 10C0 क्या होगा, अगर तुम लोग भूल गए हो तो हम एक बार यहाँ पर लिख के याद दिला देते हैं। हम लोग जब कॉम्बिनेशन किए थे तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने देखा था। NCN हमेशा 1 होता है, NC0 हमेशा 1 होता है, और NC1 हमेशा n होता है, ठीक है। तो ये मैंने वहां भी याद करने के लिए बोला था, यहाँ भी हमारा वही चीज काम आएगा। देखो कैलकुलेशन हम लोग जो सीख चुके हैं वही काम आएगा, बस फॉर्मूला ही हमारा नया है। तो NCN NC0 NC1, NCN 1 होता है, NC0 1 होता है, NC1 n होता है, ये शॉर्टकट है। बाकी कैलकुलेट तो हम लोग कर ही सकते हैं, इसको भी तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट यूज करेंगे ना। तो NC0 1 हो जाएगा, मतलब ये हम लोग का 1 हो गया, इनटू हाफ टू दी पावर 0, तो समथिंग टू दी पावर 0 जो हम लोगों ने इंडिसेस में किया था वो भी 1 होगा, और ये भी समथिंग टू दी पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 0, मतलब 10 हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो 10 हो जाएगा, हाफ टू दी पावर 10, तो हाफ टू दी पावर 10 कितना होता है 1/2, जितना भी आया, इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आंसर आ रहा है 0.0009 ऐसे आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इतना ना हमें लिखने का जरूरत नहीं है, इतना हमें लिखने का जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले हम यहाँ से मेमोरी से सारा चीज को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने सारे मेमोरी से हटा दिया, इसको मैंने मेमोरी प्लस कर लिया। अभी देखो ये जो कैलकुलेट किया ना मैंने, इसको मेमोरी प्लस कर लिया, इसको हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मेरा आंसर कैलकुलेटर ही बताएगा। 1 माइनस करके लास्ट में आंसर निकालेंगे, हो गया। अच्छा अब 10C1 कितना होता है, 10C1 हम लोग का हो जाएगा, ये देखो NC1 n, यानी 10C1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 10 है। और यहाँ पर देखो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, तो 9 प्लस ये देखो ये वाला कैलकुलेट करने से कितना हो गया हाफ टू दी पावर 9 और हाफ टू दी पावर 1, यानी कितना हो जाएगा हाफ टू दी पावर 10, और ये 10C1 का मतलब 10, ठीक है। तो 10 इंटू हाफ टू दी पावर 10। अब हम लोग फिर से कैलकुलेट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 जितना भी आया, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10 इंटू 10, ये जितना भी आ रहा है इसको फिर से हम लोग कर लेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है। तो ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाला कैलकुलेट करते हैं, ये वाला। ये देखो कैसे कैलकुलेट होगा, सारे चीज ओरली कैलकुलेट होते हैं इसमें। ये देखो हाफ टू दी पावर 2 और हाफ टू दी पावर 8, यानी अगेन हाफ टू दी पावर 10, और 10C2 है, तो 10C2 को देखो हम यहाँ पर दिखाते कैसे करके करेंगे हम लोग। 1 डिवाइडेड बाई 2 पहले, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10C2 है तो नीचे 2 फैक्टर, तो ऊपर भी 2 फैक्टर, तो ये जो डेटा निकल के आया है, ठीक है, इसमें 10 इंटू कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इंटू 9, और नीचे 2 इंटू 1, ये याद रखना पड़ेगा। और ये याद कैसे करना है वो तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में सीखा था। अब मल्टीप्लाई ये जो डेटा आया इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आया इसको हम लोग कर लेंगे मेमोरी प्लस, इसको हम लोग कर लेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो लास्ट वाला, फिर यहाँ पर चेक करो, ये हो गया हाफ टू दी पावर 3 और ये हो गया हाफ टू दी पावर 7, यानी हाफ टू दी पावर 10, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू यहाँ पर 3 फैक्टर होगा क्योंकि नीचे 3 to 1 होगा, तो इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, जितना भी आया मेमोरी प्लस। अब मेमोरी रिकॉल करेंगे, तो मेमोरी रिकॉल करने पे आया 0 पॉइंट, ये देखो कितना आ रहा है 0 पॉइंट, ये लिख देते हैं 0.171875, ठीक है, -1, तो देख लेते हैं कितना आ रहा है 0.828125, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर 105, नहीं ये तो सेकंड नहीं है, ये वाला 848 डिवाइडेड बाई 1024, 848 डिवाइडेड बाई 1024,
तो ये आ रहा है 0.82, देखो वही वाला आंसर आया 0.828125, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है वही यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, ठीक है। मतलब कैलकुलेटर में इसको एक बार एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है, हाथ सेट हो जाता है तो फिर आसानी से होगा। और ये कोई बड़ा बात नहीं है, तुम लोग यहाँ पर देखोगे जो भी डेटा रहेगा ना वो मैक्सिमम ऐसा ही रहेगा कि जो आसानी से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हो, बड़ा बड़ा डेटा होगा भी नहीं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं, बस लिखने आना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इसको सही से लिख रहे हैं और हमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, इंडिसेस सारे चीज अगर याद है तो हम लोग इसको आसानी से कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेट करेंगे। इसको पूरा लिखना मतलब टाइम का बर्बादी है, पूरा लिखने का जरूरत ही नहीं, कैलकुलेटर हमें आंसर दे देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, बोल रहा है कि एटमोस्ट 3 हेड मिल जाए, ठीक है। एटमोस्ट 3 हेड मतलब मैक्सिमम 3 मिलना चाहिए, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं। मतलब हम लोग x को कैसे डिफाइन करेंगे बोलो, जैसे इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोला था, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बोला है एटमोस्ट 3 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हेड मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं। तो x को कैसे डिफाइन करेंगे, x इक्वल 3 लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल 3 लिखेंगे, x ग्रेटर 3 लिखेंगे, x लेस देन इक्वल 3 लिखेंगे, x लेस देन 3 लिखेंगे, कौन सा सही रहेगा? लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल टू, करेक्ट, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, मतलब ये वाला। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें हेड चाहिए जो कि ज्यादा से ज्यादा 3 हो, 3 से कम हो तो चलेगा, 3 से ज्यादा हमें नहीं चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू हमें 3 चाहिए। अब लेस देन इक्वल टू 3 मतलब प्रोबेबिलिटी क्या क्या चाहिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ठीक है। और अभी अभी अगर तुम लोग देखोगे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 1 2 3 बाई चांस सेम क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाल रखा है ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.171875। ये तो मतलब सीक्वेंस में क्वेश्चन है तो हमें मिल गया, एग्जाम में तो ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं हम लोगों ने ये अभी अभी कैलकुलेट किया है, तो और नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से आंसर देख के लिख लिया, तो थर्ड का आंसर हम लोग का ये वाला हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके देख लो, यहाँ पर मैच हो जाएगा, यहाँ तो फ्रैक्शन में दे रखा होगा, हाँ 11 डिवाइडेड बाई 64, ये देखो 0.171875, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग का रहेगा। अच्छा, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3, ये वाला। यहाँ पर देखो क्या बोला है, द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज in an industry is such that the workmen have a 10% chance of suffering from it. What is the probability that out of 5 workmen 3 or more will contract the disease? बोल रहा है कि कोई मतलब इंडस्ट्री में वर्कर लोगों को डिजीज हो रहा है, ठीक है। तो इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कमैन हैव अ 10% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट, मतलब 10% चांस है कि लोगों को ये बीमारी हो जाए, वर्कर लोगों को ये बीमारी हो जाए। सफरिंग करना मतलब क्या, ऑकर होने का बात कर रहा है। 10% चांस है कि ये जो डिजीज है ये इनको कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 वर्कमैन, ये प्रोबेबिलिटी कितना होगा अगर 5 में से 3 या उससे ज्यादा लोगों को ये डिजीज हो जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन, एक्स, पी और क्यू, ठीक है, एन, एक्स, पी और क्यू, ये हमें दिया हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा एन है, एस है, सी सॉरी एन है, पी है, क्यू है और एक्स है। तो ये देखो सबसे पहला डेटा है 10%, तो बोलो 10% हम लोग का क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि डिजीज होने का चांसेस क्या है। तो पी का मतलब है चांसेस ऑफ सक्सेस और क्यू है चांसेस ऑफ फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है बोल दिया है, यहाँ पर मुझे बताओ पी कितना होगा, या फिर ये 10% कितना है बताओ, 5 का मतलब कितना है, 3 और मोर का मतलब कितना है, 10% मतलब क्या होगा, इन पैरामीटर्स में से कौन सा 10% को डिफाइन कर रहा है, बोलो ट्राई करो। 10% मतलब 10, मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया भी है, 10% चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट,
तो हमें तो सफरिंग कितने लोग होंगे वही फाइंड आउट करना है। बोलो, तो P का मतलब क्या होगा? चांस मतलब ही तो प्रोबेबिलिटी। तो ये 10% चांस का मतलब ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो या तो P बताएगा या तो Q बताएगा। मुझे इतना बोलो कि ये P है कि Q है। चलो मैंने थोड़ा सा और आसान कर दिया। चांस का मतलब ही तो प्रोबेबिलिटी होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है? कोशिश करो बताने का। यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमारा सक्सेस किस बात का डिफाइन होगा। सक्सेस का मतलब ये है कि जब देखो यहाँ पर हमें चांसेस ढूंढना है कि 5 में से 3 लोगों को ये बीमारी हो, इसका चांसेस क्या है। तो हमें सक्सेस प्रोबेबिलिटी में तभी मिलेगा जब 3 लोगों का उस डिजीज को 3 लोगों को वो डिजीज हो जाए। ठीक है, मतलब डिजीज होना कोई अच्छा बात नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि 3 और मोर पर्संस को, 5 में से 3 या उससे ज्यादा लोगों को ये बीमारी हो जाए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस तब होगा जब किसी को वो बीमारी हो रहा है, 3 या उससे ज्यादा लोगों को। तो हम लोग का यहाँ 10% जो चांसेस दिया हुआ है, ये तो सफरिंग का दिया हुआ है। सफरिंग मतलब अगर ये बीमारी हो रहा है, ये डिजीज हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, P का मतलब हो जाएगा 10%। तो P का मतलब 10% मतलब 10/100, यानी कितना हो जाएगा 0.1। तो Q कितना होगा 1 - 10%, तो कितना हो जाएगा 90%। 90% मतलब 0.9। अच्छा, अब n और x बताओ। ठीक है, x का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है, कितने लोगों पे हम लोग, देखो n का मतलब होता है कितने बार हम लोग जो है इवेंट को ऑकर्ड करवा रहे हैं या फिर एक्सपेरिमेंट जो है रिपीट कर रहे हैं। तो 5 लोगों पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सक्सेस तब मिलेगा जब 3 या उससे ज्यादा लोगों को ये डिजीज हो जाए। तो इसमें से 2 ही पैरामीटर बचा है, एक n बचा है, एक x बचा है। तो मुझे बताओ कि 5 का मतलब क्या है और 3 और मोर का मतलब कौन सा है, n कौन सा है, x कौन सा है। चलो ये बताओ, n कौन सा है, x कौन सा है। बोलो, जो भी लग रहा है बोलो। बोलो n कौन सा है और x कौन सा है। n देखो, n हम लोग का 5 होगा। ठीक है, और x हम लोग का कितना हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस कब होंगे जब 3 या उससे ज्यादा लोगों को ये डिजीज हो जाए। तो x को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या x = 3 लिखना चाहिए या कुछ और। बोलो 3 और मोर, बोलो क्या होगा। x को हम लोग कैसे लिखेंगे, x = 3, >3, <3, <3, क्या लिखना चाहिए। बोलो क्या लिखें, 3 और मोर बोला है तो क्या हो जाएगा, >= 3। 3 और मोर का मतलब >= 3। हम फिर से बता रहे, देखो पहला बात है ये <> ये सिर्फ x के लिए वैलिड होगा, बाकी कोई पैरामीटर्स के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बोला है 3 और मोर विल कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज, मतलब x का मतलब क्या है कि सक्सेस कब मिलेगा, जब 5 में से 3 लोगों का या उससे ज्यादा लोगों को ये डिजीज जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो x > 3, 3 और मोर बोला है, तो 5 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। और सफरिंग होने का चांसेस है 10% और फिर नहीं होने का कितना है 90%। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 3। अब x > 3 मतलब x = क्या हो जाएगा 3, x = क्या हो जाएगा 4 और x = क्या हो जाएगा 5। 5 तक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 या उससे ज्यादा लोगों को हो जाए तो मैक्सिमम कितने लोगों को हो सकता है 5%, बिकॉज हम लोग एक्सपेरिमेंट ही 5% पे कर रहे हैं तो 5% पे ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे करके हम लोग लिखेंगे, NCX मतलब n का मतलब 5, c x का मतलब 3, p यानी 0.1, p⁻, यहाँ पर x का मतलब 3 होगा, p⁻ x इंटू q⁻, क्या हो जाएगा, मैंने फिर से x लिख दिया, p⁻ x यानी 3, q⁻, क्या हो जाएगा n - x। ठीक है, तो 5 - 3 हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 2। ठीक है, ये देखो ये वाला ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा n - x, मतलब ये जो n और x हम लोगों ने लिखा है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 5 - 3 2 हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर n यानी 4c, यहाँ सॉरी 5c होगा, n मतलब 5, n तो फिक्स्ड होता है ना, 5c 4। अब यहाँ पर 0.1 ⁴ और
0.9 टू दी पावर 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो गया, प्लस 5c5 ये हो गया 5c5, 0.1 टू दी पावर 5 और यहाँ पर 0.9 टू दी पावर 5 माइनस 5 यानी कि 0 हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेट करके कैसे होगा, तो यहाँ पर 0.9 2 टाइम्स है और 0.1 1 टाइम्स है, तो 0.1 इंटू 2 3 इंटू 0.9 इंटू 0.9, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 5c3 है तो नीचे 3 फैक्टर तो ऊपर भी 3 फैक्टर होगा, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा नीचे डिवाइड होगा, तो ऊपर आ जाएगा 5 4 3 3 फैक्टर हो गया, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 और 1, तो 1 तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो हम लोग का यहाँ पर आ रहा है 0081, इसको हम लोग मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया। अब ये वाला देखो 0.1 ये 4 टाइम्स, तो 2 3 4 और इंटू 0.9 1 टाइम, इंटू यहाँ पर 5 जो है ये 5 4 3 2 1 करके 4 बार होगा, तो क्या क्या हो जाएगा 5 4 3 2 हो गया 4 टाइम्स, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग कर लेंगे मेमोरी में प्लस। अच्छा नेक्स्ट कितना है 5c5, अभी अभी मैंने सिखाया NCN 1 होता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर ओरली कर पाएंगे, ये 1 हो जाएगा और समथिंग टू दी पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 0.1 टू दी पावर 5 करना है, तो 0.1 इंटू 2 3 4 5 हो गया। अब इसको करेंगे मेमोरी प्लस और मेमोरी रिकॉल, तो 0.00856 आ गया आंसर 0.00856, तो ये देखते हैं मैच हुआ कि नहीं। 0.00856 है, इन्होंने 86 लिख रखा है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग कैलकुलेटर पे आसानी से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन था बोल सकते हो, इस तरीके का रहेगा, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखो हम लोग जो है एक हम लोग का ग्रेटर लेस ये सब हो सकता है, जो जहां भी हमें ये लिख देगा ना कि और मोर देन लेस देन एट मोस्ट, तो वो एक्स को डिफाइन कर रहा है, चांसेस बोलेगा तो वो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं दूसरा और भी क्वेश्चन मिलेगा, वहां पर तुम लोग बताओ। अब हम लोग जो है सेट बी में जा रहे हैं। ठीक है, सेट बी का क्वेश्चन करेंगे, देखो सेट बी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ये वाला। What is the probability of getting 3 hits if 6 unbiased coin are tossed simultaneously? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि what is the probability of getting 3 hits if 6 unbiased coin are tossed simultaneously? तो अगर हम लोग जो है 6 unbiased coin को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एक ही साथ, तो हमें 3 हेड्स मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग पैरामीटर्स पहले लिख लेते हैं, एन एक्स पी और क्यू, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज का पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है हेड। ठीक है, हेड मिलने का, तो एक बार कॉइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हेड मिलने का होता है हाफ और नहीं मिलने का होता है हाफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंसिडेंट कितने बार ऑकर करवाना है, इंसिडेंट हमें 6 टाइम्स ऑकर करवाना है। ठीक है, और सक्सेस क्या होगा अगर हमें 3 हेड्स मिल जाए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, एग्जैक्ट 3 बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो n c x, n मतलब 6, c x मतलब 3, p टू दी पावर x यानी 3 इंटू q टू दी पावर n माइनस x यानी 6 माइनस 3 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हाफ टू दी पावर 3 और हाफ टू दी पावर 3 यानी हाफ टू दी पावर 6 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 जितना भी आया 6 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर 6 5 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 3 फैक्टर्स आएगा, डिवाइड 3 डिवाइड 2, तो 0 पॉइंट ये 1 तो नहीं भी डिवाइड करेंगे तो चलेगा, 0.3125, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा 0.3125, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 नंबर का ऑप्शन सी।
फिर से देखो बता देते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड, यानी सक्सेस तब होगा जब हमें 3 हेड मिल जाए, यानी x, ठीक है। इफ 6 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो p और q तो हमें पता है, हेड मिलने का प्रोबेबिलिटी एक कॉइन टॉस करने पे हाफ होता है और नहीं मिलने का होता है 1 माइनस हाफ, यानी हाफ। तो p मिल गया हाफ, q भी मिल गया हम लोग को हाफ, ठीक है। तो n मिल गया, n नहीं मिला है अभी तक, p q और x मिल चुका है, तो n क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर बोला है कि इंसिडेंट कितने बार ऑकर्ड होगा, अगर हम लोग 6 अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करेंगे एक एक बार करके, तो इंसिडेंट 6 टाइम्स ऑकर होगा। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला है, इफ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एन एग्जाम इज 60, बोल रहा है सक्सेस होने का परसेंटेज, बोल रहा है 60, यानी 60% बोल रहा है, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एग्जाम 60%, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट में से एटलीस्ट 1 हैज पास्ड, कम से कम एक जन पास कर जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो फिर से हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना होता है, एन, यहाँ पर P, Q और X, ठीक है। तो मुझे बोलो कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एग्जाम इज 60%, मतलब पास हो जाएंगे इसका चांसेस है 60%, तो वो हमारा कौन सा पैरामीटर को डिफाइन कर रहा है, बताओ। अभी तो हम लोगों ने ऐसा 2 क्वेश्चन किया ना सेम टाइप ऑफ, बस यहाँ पर एग्जाम का बात बोल रहा है, तो मुझे बोलो ये 60% हमें क्या डिफाइन कर रहा है, बोलो 60% हमें क्या डिफाइन कर रहा है। P Q X N में से क्या डिफाइन कर रहा है, बोलो 60% हमें क्या डिफाइन कर रहा है, और ये 4 हमें क्या डिफाइन कर रहा है, एटलीस्ट 1 पास कर जाए, ये हमें क्या डिफाइन कर रहा है, बताओ। बोलो, एटलीस्ट 1 पास, अभी तो मैंने बोला कि हम लोग ग्रेटर देन लेस देन ये सब एक्स को लिख सकते हैं, तो एटलीस्ट एक जन पास कर जाए तो वो हमारा सक्सेस होगा। तो एक्स को क्या लिखेंगे, जो समझ में आ रहा है वही बोल दो, एन पी क्यू एक्स में से जो भी समझ में आ रहा है वही बोल दो, जरूरी नहीं है कि 60 ही अभी आइडेंटिफाई करना है, बाकी आइडेंटिफाई कर लोगे तो ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो 4 स्टूडेंट में से कम एक जन पास कर जाए, तो कितने लोगों के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो डिजीज वाले क्वेश्चन की तरह है, 4 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एन हम लोग का 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का नंबर ऑफ टाइम्स जो है इंसिडेंट ऑकर्ड, मतलब रिपीट कितना बार होगा, 4 टाइम्स होगा, हम लोग 4 लोगों पे चेक करेंगे कि पास कर रहा है कि फेल, एटलीस्ट एक जन पास कर जाए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक या उससे ज्यादा भी पास करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास करने का चांसेस है 60%, तो फिर फेल करने का कितना हो जाएगा, 40% हो गया, पैरामीटर्स रेडी। अब हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो n का वैल्यू हम लोग का 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, p इक्वल टू 60% और q इक्वल टू हो जाएगा 40%, ठीक है। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमें फाइंड आउट करना है, मतलब p प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 2, मतलब 2 लोग पास कर जाए ये भी फाइंड आउट करना है, 3 लोग पास कर जाए तो भी हमारा सक्सेस ही होगा, क्योंकि एक से ज्यादा करने से ही हुआ, और चारों के चारों जिन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है अगर वो सभी पास कर जाते हैं तो भी हमारा सक्सेस ही होगा। तो अब हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसके लिए देखो हमें ये 1 2 3 4 ये कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर और एक आसान तरीका है, हम लोग ये कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल हमें 1 चाहिए, तो हमें क्या नहीं चाहिए, हमें x का वैल्यू क्या नहीं चाहिए, हमें x का वैल्यू जो है 1 से कम यानी 0 नहीं चाहिए, बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमें x का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 अगर कर देते हैं, ये भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन इससे जल्दी होगा, देखो चारों में से हमें कम से कम एक जन पास चाहिए, तो एक जन पास करे तो भी ठीक है, 2 जन करे तो भी ठीक है, 3 जन करे तो भी ठीक है, 4 जन करे तो भी ठीक है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, लेकिन कोई भी ना करे वो हमें नहीं चलेगा, वो हमारा अनफेवरेबल केस हो जाएगा, तो वो हम लोग हटा देते हैं, यानी x लेस देन 1, x लेस देन 1 का मतलब ही हो जाएगा कि x इक्वल टू 0 हमें नहीं चाहिए, तो 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, n(c(x) होता है, n4(c(x) का मतलब 0, p मतलब हो गया 60%, अब 60 मतलब होता है 0.60 टू दी पावर x इंटू 0.40 q टू दी पावर n माइनस x, यानी 4 माइनस 0 4 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन भी हो जाएगा, देखो
NC0 कितना होगा, अभी अभी मैंने यहाँ लिखा था NC0 1 होगा, ठीक है। NC0 हम लोग का 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हम लोग का 1 हो गया। समथिंग टू दी पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 0.4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.4 इंटू 2 3 4 और -1 करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0.9744। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है, 0.9744, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, सेवेंथ का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेसेस इन 5 ट्रू एंड फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे ट्रू फॉल्स रहता है क्वेश्चन आंसर, तुम लोग देखे होंगे, वहां पर इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम लोग 5 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, 3 करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग का 3 का मतलब क्या है, 5 का मतलब क्या है, वो सब हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम लोग 5 क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग कितना बार हम लोग रिपीट करेंगे, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसे 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। इसमें चेक करेंगे ट्रू फॉल्स सही लिखा है कि नहीं, फिर इसमें चेक करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इस तरीके से। तो इससे हम लोग को n मिल जाता है 5। देखो n मिल गया 5, ठीक है। और x का सक्सेस क्या है, अगर हम लोग 3 करेक्ट आंसर, यहाँ हमें एटमोस्ट एटलीस्ट कुछ नहीं बोला है, 3 करेक्ट गेस होना चाहिए, मतलब अगर हम लोग 3 आंसर सही दे देते हैं तो। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एंड गेटिंग नॉट सक्सेस, इसका चांसेस क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखो हमारा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होना चाहिए। अगर हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस 2 ही है, या तो आंसर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। जिसका आंसर ट्रू है, अगर हम लोग उसका आंसर ट्रू ही दे देते हैं, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ट्रू है और हम लोगों ने ट्रू दिया है, तो फेवरेबल केस हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग फॉल्स दे देंगे तो अनफेवरेबल, यानी यहाँ पर हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सक्सेस वो भी हाफ ही होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग का सैंपल स्पेस तो 2 ही, वन है हेड टेल की तरह, ट्रू फॉल्स है। अगर ट्रू को ट्रू बोलेंगे तो फिर हम लोग का वो भी ऑकर्ड होने का चांसेस 1/2 है, और फॉल्स का फॉल्स करेंगे तो भी 1/2 है। मतलब सही बोलने का चांसेस है हाफ, और सही नहीं बोलने का चांसेस 1 माइनस हाफ, यानी कि अगेन हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे आइडेंटिफाई किया, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से। यहाँ पर बोला था ट्रू फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे हेड टेल है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो सही बोलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर ट्रू को ट्रू या फॉल्स को फॉल्स बोलेंगे तो ही सही होगा। अब सही होने का चांसेस क्या है, सैंपल स्पेस 2 है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब ट्रू को ट्रू ही बोल देंगे, उसका चांसेस हाफ है, या फिर फॉल्स को फॉल्स ही बोल देंगे, उसका चांसेस हाफ है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 फाइंड आउट करना है। NCx मतलब 5c3 इंटू p टू दी पावर x इंटू q टू दी पावर n माइनस x, यानी 2। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाफ टू दी पावर 3 हाफ टू दी पावर 2, यानी हाफ टू दी पावर 5, 2 3 4 5 इंटू ये 3 फैक्टर हो जाएगा, 5 4 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 0.3125, 0.3125। तो देखो कितना आंसर होगा, ये वाला 8 का ए, 8 का ए हो जाएगा। अच्छा, अब देखो सेट सी, यहाँ पर देखते हैं सेट सी में कुछ क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पर बोल रहा है इफ इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिसाइल हिटिंग ए टारगेट इज 1/8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिसाइल हिटिंग ए टारगेट, मतलब मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर दे, इसका प्रोबेबिलिटी है 1/8। मतलब ये क्लियरली पता चल रहा है ये P है, तो Q कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/8। देखो पहले तो क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया कि P कितना है और Q कितना है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर दे वो है 1/8, तो Q कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/8, यानी यहाँ पर 7/8। अच्छा, ये मिल गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मिसाइल, यानी एक्सपेरिमेंट 10 मिसाइल पे हो रहा है, एटलीस्ट
10 मिसाइल फायर्ड मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑकर्ड कितना होगा, 10 बार मिसाइल हम लोग फायर करेंगे, यानी n का वैल्यू 10 हो गया। देखो n का वैल्यू 10 हो गया। अब हमें बोला है कि एटलीस्ट 2 टारगेट हिट कर ले, एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट। 2 मिसाइल जो है मतलब 2 बार जब हम लोग फायर करेंगे तो हम लोग का टारगेट, सॉरी जब हम लोग मिसाइल को जो है फायर कर रहे हैं तो कम से कम 2 बार हमारा टारगेट हिट हो जाए, इसका चांसेस क्या है, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी हुआ तो भी ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड आउट करेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ऐसे करके डॉट डॉट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10 तक होगा, क्योंकि हम लोग का जो है टोटल इंसिडेंट 10 टाइम्स ऑकर हो सकता है। तो हमारे लिए जो है सक्सेस कब माना जाएगा, जब हम लोग का मिसाइल कम से कम 2 बार टारगेट को हिट कर ले या 2 से ज्यादा, यानी 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, लास्ट 10 बार तक, क्योंकि 10 मिसाइल है तो 10 बार ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। अब इसको हम लोग करेंगे शॉर्टकट। अब इसको हम लोग शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, हम लोग को क्या चाहिए, x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, 2 या 2 से कम हमें, सॉरी 2 या 2 से कम नहीं, हमें 2 से कम नहीं चाहिए। तो x लेस देन 2 हमें नहीं चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन कर पाना तो पॉसिबल नहीं होगा। अब 2 से कम करने का मतलब क्या क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ या फिर एक टारगेट हिट हुआ, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, n का मतलब है 10 C0 ये वाला इंटू p मतलब है हम लोग का यहाँ पर 1/8, ये देखो p का मतलब है 1/8 और q है 7/8, 1/8 टू दी पावर 0, 7/8 टू दी पावर 10 माइनस 0 यानी 10, फिर प्लस देके ncx यानी 1/8 टू दी पावर 1 और 7/8 टू दी पावर 10 माइनस 1 यानी 9। अब इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो nc0 हम लोग का कितना हो जाएगा, nc0 हम लोग का 1 हो जाएगा, 1/8 टू दी पावर 0 भी 1 हो गया, तो 7 डिवाइडेड बाई 8, इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको हम लोग रखेंगे मेमोरी में, तो यहाँ से हम मेमोरी हटा रहे, ये कर दिया मैंने मेमोरी प्लस, ठीक है। उसके बाद 10c1 और ये 1/8 और 7/8 है। अच्छा 10c1 का कितना हो जाएगा, nc1 का n होगा शायद या 1 होगा, nc1 का n होगा मतलब 10, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 10 हो गया, और बचा क्या, 7/8 टू दी पावर 9 है, पहले ये ले लेते हैं, 7/8 जितना भी आया 9 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1/8, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8 और इंटू 10 जितना भी आया, इसको हम लोग कर लेंगे मेमोरी में प्लस। अब मेमोरी रिकॉल करेंगे, ये आ रहा है हम लोग का यहाँ का आंसर, -1 कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 0 पॉइंट, ये नेगेटिव में तो आएगा नहीं, 0.3611, वो तो मैंने रिवर्स में माइनस किया इस वजह से ऐसे दिख रहा है, 0 पॉइंट, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.36110, ठीक है, 0.36110 चेक करते हैं, 0.3611 मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग सेट सी का क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज टी ड्रिंकर, अगर ये एजम्पशन लिया जा रहा है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज टी ड्रिंकर एंड ईच ऑफ 1000 इन्यूमरेटर्स टेक्स ए सैंपल ऑफ 8 इंडिविजुअल्स टू फाइंड आउट वेदर दे आर टी ड्रिंकर और नॉट। मतलब क्या बोल रहा है, इन्यूमरेटर्स का मतलब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के स्टार्टिंग में पढ़ा था, मतलब जो लोग जाके सर्वे करते हैं उन्हें बोला जाता है इन्यूमरेटर। 1000 इन्यूमरेटर ने क्या किया, सैंपल लिया है, 8 इंडिविजुअल लोगों को कलेक्ट, मतलब 8 इंडिविजुअल लोगों को बुलाया और उन पे चेक किया कि उनको चाय पसंद है कि, मतलब वो चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं। हाउ मेनी इन्यूमरेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट दैट 5 और मोर पीपल आर टी ड्रिंकर्स, कितने इन्यूमरेटर ये रिपोर्ट लाके दे सकते हैं कि 5 या उससे ज्यादा लोग जो है वो हम लोग के क्या है, टी ड्रिंकर है। तो सक्सेस कब माना जाएगा, जब 5 या उससे ज्यादा लोग टी ड्रिंकर निकलेंगे, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। कितने लोगों पे जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, 8 लोगों पे, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और टी ड्रिंकर कितने होते हैं, 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस 1/3 है, क्योंकि हमें तो टी ड्रिंकर है कि नहीं वही तो फाइंड आउट करना है, तो क्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, n हम लोग का यहाँ 8 हो गया,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। p अगर 1/3 है, क्वेश्चन में गिवन है, तो q कितना हो जाएगा? q हम लोग का हो जाएगा 2/3। ठीक है, q हम लोग का 2/3 हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी क्या क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, सॉरी 8 तक ही तो लिखना था, 6 के बाद शायद मैंने 7 नहीं लिखा, इस वजह से गलत हो गया। हाँ, ये वाला 7, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 8 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग का क्या होगा, हमें सक्सेस तब मिलेगा जब 5 या उससे ज्यादा लोग जो है वो टी ड्रिंकर निकलेंगे। तो मैक्सिमम 5 लोग निकलने चाहिए, या फिर उससे ज्यादा कितने लोग निकल सकते हैं? 6 लोग। 8 लोगों को बुला लिया, 8 लोग यहाँ पर खड़े हैं लाइन पे, ठीक है, ऐसे करके 8 लोग लाइन पे लगे हुए हैं। तो हम लोग कैसे करके इसका जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं कम से कम 5 लोग जो है वो टी ड्रिंकर हो जाए तो सक्सेस है, या फिर 6 लोग, या फिर 7, या फिर 8, मैक्सिमम 8 ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो लोग है ही नहीं, उस पर एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं रहा है, तो उससे ज्यादा हमारा कैसे होगा? अच्छा, क्या हम लोग इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं? देखो, अगर शॉर्टकट करेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू क्या नहीं चाहिए? हमें एक्स का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा यहाँ, 1 2 3 4 टाइम्स लिखना पड़ रहा है। तो बेटर ये है कि हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ करेंगे तो हमें 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और इसको करेंगे तो हमें 4 टाइम्स ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों केसेस में जो है डेटा काफी ज्यादा है। तो mcx मतलब 8c5, p यानी 1/3 टू दी पावर x, फिर q यानी 2/3 टू दी पावर 8 - 5 यानी 3 हो गया। फिर से ncx 1/3 टू दी पावर 6 और 2/3 टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा 8 - 6 2। अच्छा, फिर यहाँ पर हो गया 8c7 यहाँ पर हो जाएगा 1/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये हो गया 7, और 2/3 टू दी पावर 8 - 7 यानी 1 हो गया। और ये लास्ट वाला यहाँ पर 8c8 इंटू 1/3 टू दी पावर 8 और 2/3 टू दी पावर 8 - 8 यानी 0। अब चेक करते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। x p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। 8c5 1/5 2/3, तो हम पहले 1/3 कर लेते हैं। देखो 1 डिवाइडेड बाई 3 2 3 4 5, ठीक है। फिर इंटू यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 3 एक बार, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 दो बार, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 तीन बार, इंटू यहाँ पर 8 फैक्टर हमारा 5 टाइम्स जाएगा, तो 8 7 6 5 4 3 बस, डिवाइडेड बाई 5 4 3 2 5 4 3 2 1। अब 1 का तो जरूरत नहीं है, तो ये हमें रखना पड़ेगा मेमोरी में, ठीक है। ये मेमोरी यहां से हटाते हैं। अब इसको कर लेते हैं मेमोरी प्लस। अच्छा, ये आ गया। अब ये वाला 1/3 2 3 4 5 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 जितना भी आया, इंटू ये नीचे 6 फैक्टर्स आएगा। अब देखो, इसका भी हमारा एक सोल्यूशन था, क्या था अगर तुम लोग को याद है? कंप्लीमेंट्री रिलेशन। 8 से 6 मतलब 8 में से 6 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है कि 2 चीजों को सिलेक्ट ना करना। तो हम लोग इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं, 8c5 को भी हम लोग 8c3 लिख सकते थे। अगर हम लोग ऐसे लिख लेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें मेन कैलकुलेशन ही है और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो 8c2 इस तरीके से भी कर सकते हो। 8c2 का मतलब हो जाएगा ऊपर 8 और 7 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब ये जो डेटा है इसको कर लो फिर से मेमोरी प्लस। अच्छा, फिर नेक्स्ट ये वाला 8c7 का हो जाएगा कंप्लीमेंट्री 8c1, ठीक है। 1/3 टू दी पावर 7 और 2/3 टू दी पावर 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, और 8c1 का मतलब इंटू 8 हो जाएगा।
अच्छा, अब ये भी हमें करना है मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा, अब ये 8C8, 8C8 का मतलब NCN का मतलब n होता है, ये देखो यहाँ लिखवाया हुआ है मेरा, NCN का मतलब 1 होता है, सॉरी NCN का मतलब 1 हो जाएगा, मतलब ये 8C8 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। और 1/3 टू दी पावर 8 ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 8 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 6 7 8, बस और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये भी 1 ये भी 1 होगा, 8C8 भी 1 हो जाएगा, 1/3 टू दी पावर 8 मैंने कैलकुलेट कर लिया, 2/3 टू दी पावर 0 ये भी 1 होगा, ये हो गया। अब इसको मेमोरी प्लस, अब मेमोरी रिकॉल करते हैं, तो आंसर आ रहा है हम लोग का 0.17 ऐसे आ गया। अच्छा, आंसर गलत आया, रुको एक सेकंड देख लेते हैं, ये हम लोग का आंसर होना चाहिए ये 3 नंबर है ये हम लोग का, 88% होगा, आंसर सी होगा, लेकिन उसके लिए पहले ये तो सही आना चाहिए, ये तो कुछ गलत आ गया है। अच्छा एक सेकंड, शायद कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया हो, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से करते हैं। देखो यहाँ पर 1/3 1 डिवाइडेड बाई 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हम लोगों ने 3 टाइम्स कर लिया, फिर इंटू 8 7 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये जितना भी आया इसको हम लोग करेंगे मेमोरी प्लस। अच्छा, इसके बाद 8C2, अच्छा पहले ये 1/3 6 टाइम्स, 2 3 4 5 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब ये वाला इसको करना है मेमोरी प्लस। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला 8C1 और ये 1/3 टू दी पावर 7, तो 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8, ये जितना भी आया मेमोरी प्लस, और ये 1 हो गया, ये 1/3 8 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8, 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल इंटू 2 3 4 5 6 7 8, एरर दिखा रहा है पता नहीं क्यों, एम प्लस, अब करते हैं मेमोरी रिकॉल 0.8, हाँ 0.87 ऐसे आना चाहिए, 0.8794 ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये सही आ रहा है। वो शायद ज्यादा डेटा हो जा रहा है इसीलिए एरर दिखा रहा है, बाकी तुम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखना, ये सही आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पूछा था कि ये तो हम लोगों ने क्या किया, एक इन्यूमरेटर का निकाला कि एक इन्यूमरेटर 8 लोगों पे जाके सर्वे करेगा, उसमें से 5 या उससे ज्यादा लोग टी ड्रिंकर होंगे तो हमारा सक्सेस है, लेकिन ये पूरा कैलकुलेशन जो है 1000 इन्यूमरेटर्स को बोला गया है, सेम कंसेप्ट 1000 इन्यूमरेटर्स को बोला गया है, तो ये 1 इन्यूमरेटर का निकला है, तो 1000 इन्यूमरेटर का आंसर कितना हो जाएगा, इनटू इस पे 1000 कर देंगे, तो 0.08794 जितना भी आया है इनटू 1000 करने से हमें 1000 इन्यूमरेटर का पता चल जाएगा कि परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितना होगा। तो यहाँ पर आ रहा है देखो 87.9, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 87.9%, यानी कि 88% अप्रोक्सीमेटली 88% हो जाएगा, तो ये हम लोग का ऑप्शन सी होगा, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग फिर से एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। अब इसमें ना सारा एक्सरसाइज हमें करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि आता नहीं है, जितना हम करवा रहे हैं बस उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसी टाइप का जब तुम लोग मॉक टेस्ट भी दोगे तो पता चल जाएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इससे एक भी ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं है, जिस टाइप का हम लोग कर रहे हैं यहाँ से चूज करके बस वही टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें फॉलो करना है। अच्छा, अब हम लोग एग्जाम्पल 2 करेंगे। ये था एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, if 5 dates are selected at random
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 संडे? अगर हम लोग 5 डेट्स रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2 बार संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल 2, तो संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हम लोग डेट का सैंपल स्पेस लिखे डेज का, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे करके 7 डेज होता है। 7 डेज में संडे मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/7। तो इसमें पी हम लोग का कितना हो जाएगा? 1/7। क्यों? देखो हमें बोला है कि संडे मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नॉर्मली अगर हम लोग 7 डेज में, जैसे लूडो के गोटी को रोल करने से हम लोग का टोटल सैंपल स्पेस आता है 1 2 3 4 5 6, वैसे ही अगर हम लोग डेज का सैंपल स्पेस बनाए तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे करके 7 डेज होगा। उसमें से संडे मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/7, तो संडे नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी 1 - 1/7। देखो ये तो प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट है 6/7। ठीक है, ये पता चल गया। अब बच्चा एन और एक्स, ये फाइंड आउट करना है। अब क्या बोला है? बोल रहा है कि 15 डेज सिलेक्ट कर रहा है रैंडमली, तो एन का वैल्यू 15, 15 डेट पे हम लोग 15 डेज पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 संडे मिलने का प्रोबेबिलिटी, यानी ये 2 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? x इक्वल टू 2 मतलब गेटिंग 2 संडे, x इक्वल टू 2 मतलब गेटिंग 2 संडेज। तो एन सी एक्स, एन का मतलब 15, सी एक्स का मतलब 2। अब p कितना है? 1/7 टू दी पावर क्या होता है? x होता है। q 6/7 टू दी पावर 15 - 2 यानी कि 13 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। ये पहले करेंगे क्योंकि ये 13 है, तो 6/7 ये आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 7। एक सेकंड, ये हम देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 7, ये हम लोग 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब क्या करना है? 1/7 1/7 मल्टीप्लाई करना है, मतलब बेसिकली डिवाइडेड बाई 49 करना है। 49 हो गया। अच्छा, अब ये 15C2 है, तो ऊपर 2 ही फैक्टर आएगा, 15 14, और नीचे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आंसर आ गया होगा, देखते कितना है। सही कैलकुलेशन होने पे, हाँ सही बात, 0.288 ऐसे आ रहा है, 0.2888 इस तरीके से आ रहा है। देखते हैं आंसर क्या है एग्जाम्पल 2 का। 0.29, ठीक है, एक ही बात है, वो 288 मतलब 29 है। अच्छा, और एग्जाम्पल नंबर 8 हमें करना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग करेंगे। ये वाला, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। बोल रहा है एक एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेस होगा 3 बार आफ्टर इट फेल्स इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स। तो ये तो एन बता ही रहा है, इनका मतलब एक्सपेरिमेंट रिपीटेड कितने बार होता है वही एन होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस एट ऑल? प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालना है? फेलियरिटी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि एक्सपेरिमेंट हम लोग कितने बार कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। बोल रहा है फेल होने के बाद 3 बार सक्सेस हो जाए, इसका जो है ये एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। अच्छा, फेल होने के बाद 3 बार सक्सेस हुआ और ये एक्सपेरिमेंट 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस एट ऑल? हमें सक्सेस नहीं मिले, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें फेलियरिटी मिले, तो देखो ये कैसे होगा? एन तो हमें मिल गया आसानी से, एन का मतलब है 5। हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को। हमें एक्स का वैल्यू क्या चाहिए? एक्स का मतलब क्या होता है कि सक्सेस हो रहा है कितना बार, उसको हम लोग एक्स बोलते हैं। देखो एक्स का लैंग्वेज मैंने क्या लिखवाया था, एक्स का मतलब होता है सक्सेस। ठीक है, सक्सेस क्या हुआ, तो यहाँ तो हमें सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालना ही नहीं है, फेलियर का निकालना है। तो सक्सेस 0 बार होने से हम लोगों का उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। सक्सेस क्या होगा? यहाँ क्या बोला है? हैविंग नो सक्सेस मतलब 0, हैविंग नो सक्सेस यानी एक्स जो होता है वो अगर हमें सक्सेस बताता है, सक्सेस 0 है तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। पी का मतलब पास होना और क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? फेल। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, तो ये देखो यहाँ पर क्या बोल दिया है, एक्सपेरिमेंट सक्सीड थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स। तो इसमें क्या रिलेशन बनेगा? P इक्वल टू 3Q रिलेशन बन रहा है। क्यों बन रहा है? देखो यहाँ पर क्या बोला है, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस, 3 बार सक्सेस होगा, मतलब एज आफ्टर इट फेल्स मतलब
ये एक मतलब फेल होने के बाद वो 3 बार सक्सेस होगा, तो फेलियरिटी और सक्सेस में रिलेशन क्या हो गया, P इक्वल टू 3Q। क्यों हो रहा है, देखो इन दोनों को हम लोग इक्वल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग 3 बार सक्सेस करना चाहते हैं तो वो एक बार फेल होने के बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर P इक्वल टू 3Q ये रिलेशन बनेगा, ये देखो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। डिनोटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर बाय P एंड Q वी हैव, ये रिलेशन कैसे बन रहा है, इस लाइन से बन रहा है। इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसका मतलब पास ऑकर्ड होने का जो है, पास ऑकर्ड होने का जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू 3 टाइम्स फेल होने के बाद है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 3Q होना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। तो P का मतलब है पास ऑकर्ड और इसका मतलब है फेल, ठीक है। तो P बोला है एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस आफ्टर इट फेल्स, तो P इक्वल टू 3Q। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 0, तो NCX यानी 0, P और Q में देखो P को P लिखते हैं क्योंकि P का इंडिविजुअल वैल्यू हमें नहीं पता, P टू दी पावर 0 और Q टू दी पावर 5 माइनस 0 यानी 5 हो जाएगा। अच्छा, अब NC0 ये ऐसे ही लिखते हैं एक बार, ठीक है। P का मतलब हो गया, यहाँ पर हम लोग P टू दी पावर 0 मतलब कितना लिखेंगे, P टू दी पावर, ये देखो NC0 को भी हम लोग लिख सकते हैं, NC0 कितना होगा, यहाँ से देख लो NC0 1 होगा, तो इसका मतलब ये वाला हम लोग 1 लिख लेते हैं। NC0 हम लोग का 1 हो गया, P टू दी पावर 0 भी हम लोग का 1 हो जाएगा क्योंकि समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। Q जो है Q टू दी पावर 5 ये बच रहा है, ठीक है। अब हम लोग को Q का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब Q का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पर बोला है P इक्वल टू 3Q। अब हम लोग को पता है कि Q का मतलब हमें Q फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पूरा डेटा को Q में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कर ले कि हमें पता है कि P जो है Q इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। देखो Q इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस पी। कैसे, ये देखो हर जगह पे तो हम लोग वही करते हैं, 1 माइनस जो P का वैल्यू है वही हमें Q बताता है। तो हम लोग यहाँ पर Q ना P के जगह लिख ले, Q माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर माइनस P ऐसे लिख लेते हैं। ये इधर लेके आ जाते हैं, 1 माइनस Q हो जाएगा, P का मतलब 1 माइनस Q हो जाएगा, तो 1 माइनस Q इक्वल टू 3Q, ठीक है। ये हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पर, तो 1 माइनस Q इक्वल टू यहाँ पर प्लस 3Q इक्वल टू 0, तो 2Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो Q इक्वल टू हो गया हाफ, ठीक है। Q इक्वल टू हाफ हो रहा है, एक बार देख लेते सही हुआ कि नहीं। ओ ये माइनस होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, ये यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो -4Q माइनस 1, तो Q इक्वल टू 1/4 होगा, ठीक है। तो Q के जगह हम लोग पुट करेंगे, ये तो 1 इंटू 1 हो गया, तो 1/4 टू दी पावर 5, तो 1/4 इंटू 2 3 4 5, तो ये आंसर आ रहा है 0.0000976। चेक करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1024, तो कितना आ रहा है 0.0009765। हाँ ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। हम फिर से बता देते ये वाला क्वेश्चन, हमें बोला गया था क्वेश्चन में, देखो बोला गया था सबसे पहले अगर एक्सपेरिमेंट को हम लोग 5 टाइम्स रिपीट करते यानी n 5 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस एट ऑल, मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट में एक भी बार सक्सेस ना हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी हमें x इक्वल टू 0 चाहिए, सक्सेस हमें चाहिए नहीं, तो x इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है। और p का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है कि हम लोग सक्सेस हो जाए, मतलब देखो नॉर्मली p का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंसिडेंट ऑकर्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंसिडेंट ऑकर्ड, और q का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट नॉट ऑकर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों का हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज का चाहिए कि हम लोग फेल हो जाए, ठीक है, सक्सेस ना हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहाँ पर एक रिलेशन बता रहा है लैंग्वेज से, एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट सक्सेस कब होगा, जब हम लोग फेल होते हैं, मतलब अगर हमें कोई भी सक्सेस नहीं मिलता है वही हमारा सक्सेस है, मतलब यहाँ पर 0 मिलना ही तो हमारा सक्सेस है ना। तो वही चीज हो रहा है, देखो यहाँ पर P का मतलब हो जाएगा हम लोग का पास ऑकर्ड, ठीक है। और Q का मतलब हो जाएगा कि हम लोग फेल नॉट ऑकर्ड, है ना। यहाँ पर
मैंने लिखा नहीं पूरा, ये देखो फेल नॉट ऑकर्ड होना चाहिए। क्यों? देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमें किस चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि हम लोग सक्सेस ना हो, ठीक है। तो सक्सेस ना हो, तो इसका मतलब क्यू का मतलब क्या है, अनफेवरेबल केस। अनफेवरेबल केस कब हो जाएगा, जब हम लोग फेल नहीं करेंगे, ठीक है, जब हम लोग फेल नहीं करेंगे तब। और ये इसका मतलब ये हम लोग का फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, जब हम लोग फेल कर जाएंगे। ये गलत लिख दिया था मैंने, जब हम लोग फेल कर जाएंगे तब हम लोग का फेवरेबल केस होगा। अब यहाँ पर क्या बोला है, सक्सीड थ्राइस एज आफ्टर इट फेल्स, तो यहाँ पर रिलेशन P इक्वल टू 3Q का होगा। अब उसमें से हम लोगों ने क्या किया, P का सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि हम लोग को पता है कि P का जो भी वैल्यू होता है वो Q इक्वल टू 1 माइनस P होता है, ये हमें पता है। वहां से हम लोगों ने Q को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, P इक्वल टू 1 माइनस Q निकाला, P को यहाँ पुट कर दिया, इससे हमें Q का वैल्यू मिल गया, तो हमें न्यूमेरिकली डेटा का आंसर मिलेगा इस तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 4। ये वाला, find the probability of success for the binomial distribution satisfying the following relation, ठीक है। ये रिलेशन हमें दे ही दिया है, हम लोग को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले रिलेशन हम लिख लेते हैं 16.4। 4p x इक्वल टू 4, देखो क्या दिया है, 4p x इक्वल टू 4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ये रिलेशन दिया है। मतलब रिलेशन क्या है, दिस वन इक्वल टू दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ये इक्विवेलेंट है 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 का। अब हमें डेटा पता है, हम लोग लिख लेंगे 4, ये मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 को कैसे लिखा जाएगा, n c x, तो n कितना है यहाँ पर वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। n एज 6, n का वैल्यू हमें बता दिया 6 है, तो 6cx मतलब 4। अच्छा, ये 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा p टू दी पावर, p का हमें नहीं पता क्या है, p टू दी पावर क्या होता है, x होता है, और q टू दी पावर n माइनस x यानी कि 2 हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 मतलब ncx यानी कि 2, p ऑफ p टू दी पावर x यानी 2, और q टू दी पावर, ये मैंने 2 लिखा है, और q टू दी पावर 6 माइनस 2 यानी 4 हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, ये इसका कंप्लीमेंट्री हो गया। 6c4 का मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको कि ये 6c2 है, क्योंकि 4 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है 2 चीजों को सिलेक्ट नहीं करना। 6 माइनस 4 करने से 6c2 हो जाएगा, p टू दी पावर 4 और q टू दी पावर 2, और इधर भी 6c2, p टू दी पावर 2 और q टू दी पावर 4। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते कितना आता है। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इधर p टू दी पावर 4 है और इधर q टू दी पावर 2 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p टू दी पावर 4 q टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय p टू दी पावर 2 इंटू q टू दी पावर 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग का 1/4। अब ये कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा, ये कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा यहाँ पर p टू दी पावर 2 और नीचे हो जाएगा q टू दी पावर 2 इक्वल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते 4p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, देखते हैं क्या यहाँ पर आंसर मैच हुआ कि नहीं। ये देखो, अच्छा यहाँ कैलकुलेशन और भी करना पड़ेगा शायद, ठीक है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर 4p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर निकाल लिया है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी तो मेरा ये फाइंड आउट हुआ है 4p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी p फाइंड आउट करना है, लेकिन मेरा डेटा जो है ये p स्क्वायर और q स्क्वायर फॉर्मेट में आ रखा है, मतलब अभी तक आंसर नहीं हुआ है, ठीक है। इसको आगे फिर से करना पड़ेगा। तो हम लोग का क्या आंसर आ रहा है, 4p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, ऐसे आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 4p स्क्वायर इक्वल टू, मुझे पूरा डेटा को p में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अभी अभी मैंने बोला था p इक्वल टू 1 माइनस q होता है, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं q इक्वल टू 1 माइनस p होता है, ठीक है। अब ये q के जगह 1 माइनस p लिखेंगे, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड आउट करने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब p कितना होगा ये फाइंड आउट करना है, तो p में पूरा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये 2p का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस p का होल स्क्वायर, ये हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दे रहा है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा,
देखो ये है a, ये है b, तो a प्लस b मतलब 2p प्लस 1 माइनस p, और a माइनस b जब होगा तो 2p माइनस ऑफ 1 माइनस p, तो माइनस 1 माइनस माइनस में प्लस p हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करके देखते कितना आता है। ये p हो गया p प्लस 1, और ये हम लोग का हो जाएगा 3p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं p इक्वल टू माइनस 1, और यहां से हम लोग बोलेंगे p इक्वल टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो p का आंसर हम लोग का 1/3 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा तो p का आंसर हम लोग का 1/3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर p का आंसर हम लोग का क्या रखा है, 1/3। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अच्छा, ये एक टाइप का गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पूरा जो है फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो ये वाला तुम लोग यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो काफी है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ नोट्स लिखेंगे। ठीक है, तो अभी नोट्स लिखो, उसका क्या यूज होगा वो हम बता देते हैं। सबसे पहला नोट्स हम लोग लिखेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स इज डिस्क्रीट। तो जो भी रैंडम वेरिएबल्स हम लोग ले रहे हैं ना, मतलब एक्स का वैल्यू, वो हमेशा डिस्क्रीट होना चाहिए। मतलब वो कभी फ्रैक्शन वगैरह नहीं होगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, वैसे ही। तो n कॉमा p यहाँ पर नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे हैं, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं बाई पैरामेट्रिक। ये हम लोगों का थियोरिटिकली काम आएगा, बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। एन और पी को हम लोग बोलेंगे बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्यों बोल रहे हैं, देखो अगर हम लोग ध्यान से देखें यहां पर, ये जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा था, P पता होगा तो ही हम लोग Q निकाल सकते हैं। हम लोग का मेन क्या क्या फॉर्मूला है, N, P, Q और X। ठीक है, तो यहाँ पर P जो है, P पता होने से ही हमें क्या पता हो जाएगा, Q पता हो जाएगा। तो Q जो है उसका खुद का कोई मतलब प्रेजेंस वैसा नहीं है, P के वजह से ही Q हमें पता चलता है। तो इसीलिए जो बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बाई मतलब टू, यहाँ पर दो ही पैरामीटर मेन है, एक p है क्योंकि p से ही q निकलता है, और दूसरा n है। n जो है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग x को सेट करते हैं कि अगर हम लोग 8 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कम से कम इतने लोग इतने हो जाए, तो x भी हमारा n पे डिपेंड करता है। तो हम लोग का मेन जो पैरामीटर है इसमें दो ही है, दैट इज n और p। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बाई पैरामेट्रिक होता है, मतलब ऑप्शन रहेगा तो उसको तुम्हें टिक करना पड़ेगा तुम लोगों को। मीन, जैसे हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन निकालते हैं, यहाँ भी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। ठीक है, इस साइन को बोला जाता है म्यू साइन, और इसका फॉर्मूला होता है एन क्रॉस पी। ठीक है, ये एन क्रॉस पी होता है। फोर्थ नंबर में लिखेंगे एन प्लस 1 इंटू पी। ये अगर इंटीजर हुआ, अभी लिखते जाओ देखेंगे कैसा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग का आंसर दो होगा, n प्लस 1 इंटू पी और n प्लस 1 इंटू पी माइनस ऑफ 1। और अगर ये फ्रैक्शन हुआ तो हो जाएगा लार्जेस्ट इंटीजर। ये सब डेटा है। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पता चलेगा कैसा क्वेश्चन होगा। लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन इन n प्लस 1 इंटू पी। अच्छा, फिफ्थ नंबर लिखना है, वेरिएंस इसमें होगा सिग्मा स्क्वायर, यानी कि एनपीक्यू होगा। सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर एनपीक्यू होगा। एसडी कितना हो जाएगा, एसडी का मतलब रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, यानी रूट ओवर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर ऑफ एनपीक्यू। ठीक है, ये और ये याद रखने से ये भी हो जाएगा। सेवेंथ नंबर में वेरिएंस हमेशा क्या होगा, लेस देन मीन होगा इफ P equal to Q equal to 0.5, then variance is maximum, that is variance equal to n by 4 in case of symmetric। ये सब डेटा एक जगह लिखने के लिए। ठीक है, ये सारा चीज इंडिविजुअली याद नहीं रखना है, बस ये लिखते जाओ, हम बताते हैं अभी कैसे हमारा क्वेश्चन आएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
x अगर n कॉमा p है, y n2, ये n1 होगा, n1 कॉमा p, n2 कॉमा p, तो x प्लस y n1 प्लस n2 इंटू p, ये ऐसे होगा। ठीक है, अभी ये लिखा हुआ रहने देते हैं, हम लोग अब देखते हैं इससे रिलेटेड हम लोग का पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5, ये वाला। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आर 6 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोग को वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है जिसका मीन है 6 और एसडी है 2। तो कैसे होगा, देखो एग्जाम्पल 5, मीन को यहाँ पर हम लोग म्यू से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मीन क्या हो जाएगा, 6 बोल रहा है, और एसडी क्या बोल रहा है, एसडी हम लोग को बोल रखा है 2। ठीक है, यहाँ पर एसडी 2 हो जाएगा। अच्छा, अब म्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मीन को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, मीन ऐसे लिखते थे, देखो मीन का मतलब होगा n इंटू पी इक्वल टू 6, एसडी का मतलब npq, बस इतना याद रखना है, npq रूट ओवर ऑफ npq 2 है। अच्छा, फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग को बोला है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 6 है और ये 2 है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग ये एनपी ये सब का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एनपी अगर 6 है, यहाँ पुट करेंगे 6 इंटू क्यू इक्वल टू 2, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो ये हो गया 6q इक्वल टू 4, q इक्वल टू 4/6 यानी 2/3, q हो गया हम लोग का 2/3। तो इससे हम लोग p भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो p इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस q, 1 माइनस 2/3, सॉरी q इक्वल टू होता है 1 माइनस p, उल्टा लिख दिया मैंने, q इक्वल टू होता है 1 माइनस, नहीं ठीक ही तो लिखा था, हटा क्यों, ठीक ही तो लिखा था, p मतलब होता है, एक ही बात है, p मतलब अगर हम लोग p निकाल रहे हैं फेवरेबल केस, तो टोटल से अनफेवरेबल हटा देंगे। ठीक ही है, तो 1 माइनस 2/3 यानी ये कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आ गया p। ठीक है, q तो पहले से आ रखा है 2 और 2/3, तो इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, n फाइंड आउट कर लेंगे। तो n इंटू पी अगर 6 है, तो n इंटू पी का मतलब है 1/3 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 18, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द इंसिडेंट ऑकर्ड, ये 18 हो गया, p हमें पता है 1/3, अभी अभी फाइंड आउट किया, q हो गया 2/3। ठीक है, तो x जो है ये हमें नहीं पता एक्चुअली, हमें तो x ही पूछ रहा है ना, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, p ऑफ x n c x, तो n c x, x को x ही रखेंगे, p टू दी पावर x इंटू q टू दी पावर 18 माइनस x, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी x फाइंड आउट करने बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वही हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये आ जाएगा 18cx 1/3 टू दी पावर x 2/3 18 माइनस x, तो हमें ये फाइंड आउट करने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो कैसा रहेगा क्वेश्चन, हमें म्यू और जो है एसडी याद रखना है। म्यू यानी मीन, मीन हम लोग का n क्रॉस p है, तो एसडी हम लोग का npq है, रूट ओवर ऑफ npq। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, np हमें पता था, npq भी हमें पता था, तो वहां से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया q कितना होगा, q आया तो वहां से p फाइंड आउट कर लिया, q मिल गया, p मिल गया, n मिल गया, और हम लोगों ने x यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी बोल रहा, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी x हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग का सेट में ऐसा कैसा क्वेश्चन रहेगा, मतलब एमसीक्यू पैटर्न का देखते हैं, तो सेट बी में जाते हैं, देखो सेट बी में क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये वाला, यहाँ पर x is a binomial variable with n 20, what is the mean of x if it is known that x is symmetric। mean of x क्या होगा अगर x symmetric है, तो देखो कैसे होगा, सेट बी क्वेश्चन नंबर 2, n हम लोग को बता ही दिया है क्वेश्चन में 20। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मीन ऑफ x क्या होगा। ठीक है, मतलब म्यू
कितना होगा, म्यू हम लोग का नॉर्मली n इंटू पी होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। इफ इट इज नोन दैट x इज सिमेट्रिक, x सिमेट्रिक है, x अगर सिमेट्रिक होगा तो p और q जो है वो हम लोग का 0.5 होगा। ये देखो मैंने अभी यहाँ लिख पाया है। अब ये याद रखना आसान है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, दोनों साइड बराबर हो, तो दोनों साइड बराबर मतलब p और q 50-50% है, मतलब इंसिडेंट ऑफ जो हम लोग फेवरेबल केस ऑकर्ड होने का चांसेस और अनफेवरेबल केस ऑकर्ड होने का चांसेस अगर हम लोग का इक्वल है तो p इक्वल टू q इक्वल टू 0.5 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को म्यू फाइंड आउट करने बोला है, n हमें पता है 20, p कितना हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई कर लो 10 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो सेट बी का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। म्यू फाइंड आउट करने बोला है, n क्रॉस p, n गिवन है, p क्या होगा, ये लैंग्वेज से पता चल रहा है, बोल रहा है कि x सिमेट्रिक है, मतलब जो इंसिडेंट ऑफ सक्सेस है वो हम लोग का सिमेट्रिक, मतलब होने का चांसेस और नहीं, फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हम लोग का इक्वल हो जाएगा, तो 0.5 होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सेट बी का। अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ रिकवरीज अमंग 48 पेशेंट्स व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग इज 0.75। हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब एसडी, एसडी यहाँ पर होता है रूट ओवर ऑफ एन पी क्यू। ठीक है, अब बाकी डेटा क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ रिकवरीज अमंग 48 पेशेंट्स। ठीक है, तो हम लोग कितने लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 48 पेशेंट पे कि वो रिकवर हो जाए व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग, मतलब p है 0.75। ठीक है, तो q निकल जाएगा, q भी हम लोग निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.75, तो ये हम लोग का आ जाएगा 0.25। अब n पता है 48, p पता है 0.75, q भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके 0.25। अब ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट होगा, 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25, तो 9 आ गया, 9 का रूट यानी 3 हो जाएगा, 9 का रूट यानी 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो हम लोग देखो करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा ना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एनपी और एनपीक्यू। ठीक है, तो म्यू यानी कि हम लोग का मीन, म्यू का मतलब क्या होता है मीन, एसडी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एनपीक्यू। अब क्वेश्चन में डेटा गिवन रहेगा, उसको पुट करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इफ x जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका दो पैरामीटर्स होता है मेनली n p, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ x व्हेन n इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो n का वैल्यू हम लोग को बोला है 16। अच्छा और क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएंस x, ये देखो अभी अभी मैंने लिखवाया है कि मैक्सिमम वेरिएंस का वैल्यू क्या हो सकता है, n/4, मैक्सिमम हो सकता है n/4, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेरिएंस इक्वल टू n/4 हो सकता है। तो n कितना है 16, 16/4 यानी कितना हो जाएगा 4। तो ये 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, ऑप्शन बी। बस इतना ही करना है हम लोग को। मैक्सिमम वेरिएंस n/4 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा, तो अगर n हमारा 16 है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला n/4 यानी 16/4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ x is a binomial variate with parameter 15 and 1/3, तो 15 1/3 का मतलब पैरामीटर दो ही होता है मेन इसका, एक n और एक p होता है। तो n का मतलब ही 15 होगा क्योंकि p जो है वो हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ होगा, n तो फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो ये 1/3 हो गया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड, मोड क्या होगा ये हमें पूछा है। ठीक है, मोड क्या होगा, अच्छा मोड का भी मैंने लिखवाया है लेकिन यहाँ मोड लिखना हम भूल गए शायद, देख लेते हैं। हाँ यहाँ हम मोड लिखना भूल गए, ये देखो यहाँ पर ये वाला मोड वाला है। ठीक है, मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मोड का है। ठीक है, तो n+1 इंटू पी पहले देखना पड़ेगा वो इंटीजर आ रहा है कि फ्रैक्शन आ रहा है, फॉर्मूले के हिसाब से देखो मोड हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले n+1 इंटू पी फाइंड आउट करेंगे, n है 15 + 1 इंटू 1/3, तो 16 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना हो गया 5.33 होगा। देख लो 16 डिवाइडेड बाई 3 5.333 ऐसे चलता ही जा रहा है, तो 5.33 यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा। अच्छा अब ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का फ्रैक्शन आ गया। अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो मोड क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर
कंटेंट इन n प्लस वन इंटू पी, तो लार्जेस्ट इंटीजर जो n प्लस वन इंटू पी में कंटेन कर रहा है वो हमें आंसर देना है। तो मोड इक्वल टू हो जाएगा n प्लस वन इंटू पी में लार्जेस्ट इंटीजर कितना है 5.33 में लार्जेस्ट इंटीजर है 5.33 में इंटीजर पार्ट तो 5 ही है, तो लार्जेस्ट इंटीजर 5 है, तो मोड हम लोग का 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का हो गया फोर्थ नंबर का आंसर बी। ठीक है, फोर्थ नंबर का आंसर बी हो जाएगा। तो देखो क्या बोला था, n दे दिया था, p दे दिया था, मोड के लिए हमें फाइंड आउट करना है n प्लस वन इंटू पी। अगर वो फ्रैक्शन आया तो n प्लस वन इंटू पी जो डेटा फाइंड आउट हो रहा है उसमें जो लार्जेस्ट इंटीजर पार्ट है वही हम लोग का मोड का आंसर होगा। और एक क्वेश्चन यहां से हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन एंड एसडी एज 3 एंड 1.5। मीन यानी म्यू, ठीक है, मीन यानी म्यू यानी n क्रॉस p, ये हमें बता दिया है, मीन हमें बता दिया है 3, और एसडी यानी रूट ओवर ऑफ npq ये हम लोग को बता दिया है 1.5। ठीक है, फाइंड आउट करने क्या बोला है, बाइनोमियल व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब हम लोग को फाइंड आउट करके देना है n। ठीक है, कितना बार हम लोग इंसिडेंट ऑकर करवा रहे हैं तो n फाइंड आउट करना है। तो एसडी में np को पुट करते हैं, 3 इंटू क्यू इक्वल टू 1.5, दोनों साइड स्क्वायर करो तो 3q इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, देखते हैं कितना आता है 2.25। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 3 यानी 0.75। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का मतलब 1 माइनस 0.75 तो 0.25। ठीक है, तो यहां पर पुट करते हैं, म्यू ये 3 है तो n इंटू 0.25 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 बाई 0.25, तो 3 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो 12 हो जाएगा। तो फिफ्थ का आंसर हम लोग का हो गया डी, ऑप्शन डी, फिफ्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल 9 और 10 करना पड़ेगा। ये वाला, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड एसडी आर 10 एंड रूट ओवर ऑफ 5। ठीक है, तो हमें क्या बोल दिया है, देखो मीन बता दिया है हम लोग को 10 और एसडी बता दिया रूट ओवर ऑफ 5। तो हम लोग पहले मीन और एसडी को पॉइंट आउट करते हैं। एग्जाम्पल 9, मीन यानी म्यू यानी n क्रॉस p, ये बता दिया है 10, एसडी रूट ओवर ऑफ n p q ये हमें बता दिया है, देखो कितना पता है रूट ओवर ऑफ 5 बता रखा है। ठीक है, अच्छा हम लोग को फाइंड आउट करना है मोड। मोड के लिए हमें क्या चाहिए, n प्लस वन इंटू पी चाहिए, मोड का मतलब हमें n प्लस वन इंटू पी चाहिए। तो हमारे पास p या n अवेलेबल नहीं है तो उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो np कितना है 10 इंटू क्यू इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5, अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 10q इक्वल टू 5 हो जाएगा, q इक्वल टू 5 बाई 10 यानी हाफ, तो p भी कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो n कितना होगा, n फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। तो n इंटू 1/2 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20 प्लस 1 इंटू p मतलब हाफ, तो ये कितना आ रहा है, ये हम लोग का हो गया 21/2, 21/2 यानी 10.5 होगा। तो अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो लार्जेस्ट इंटीजर विद इन n प्लस वन इंटू पी यही हम लोग का मोड होगा। तो मोड कितना हो जाएगा 10, ये लार्जेस्ट इंटीजर 10 है तो 10 जो है वो हम लोग का मोड का आंसर होगा। ऐसा हम लोगों ने अभी भी एक क्वेश्चन किया था और एक बार हम लोग का प्रैक्टिस हो गया। ये देखो लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन इन 10.5 10 होगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल 10 ये वाला देखते हैं। If x and y are two independent binomial variables, यानी जो एडिटिव मेथड है वो हो जाएगा, x और y दो वेरिएबल्स दे दिया है, दो इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएबल्स है विथ पैरामीटर 6.5 एंड 4.5, व्हाट इज p ऑफ x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कितना होगा। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन एग्जाम्पल 10, x का वैल्यू हमें क्या बोला है और y का हमें क्या बोला है। देखो एक्स वाई इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विथ पैरामीटर 6.5 और 4.5, तो 6 और हाफ
और 4 और हाफ। तो 6 का मतलब क्या है, पैरामीटर 2 ही होता है, ये n हो जाएगा, इसका मतलब ये n1 है और ये n2 है। अभी अभी मैंने लिखवाया था, देखो n1 और n2 से डिनोट करते हैं। और एक दूसरा पैरामीटर हम लोग का क्या हो जाएगा, p, ठीक है। p, ये वाला p हो जाएगा और ये वाला p हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो मैंने यहाँ पर बताया है, x प्लस वाई n1 प्लस n2 कॉमा p, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसा फॉर्मेट होता है हम लोग का, 6 प्लस 4 कॉमा p, यानी 10 कॉमा p। p है हम लोग का हाफ, p है हाफ, तो ये हो जाएगा 10 कॉमा हाफ, ठीक है। ये 10 कॉमा हाफ हो जाएगा। अब हम लोग को फाइंड आउट करके क्या देना है, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस 1 y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है, मतलब हमें 1 से ज्यादा चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, 1 से, देखो 1 से ज्यादा चाहिए तो हमें 10 तक लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, क्योंकि 10 आ रहा है ना हम लोग का n का वैल्यू। तो हम लोग इसका शॉर्टकट ले लेंगे, क्या करेंगे, हमें 1 से कम नहीं चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 1 हमें नहीं चाहिए, तो वो हम लोग एलिमिनेट करेंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल 0, वो वाला पार्ट हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, यानी 1 माइनस n, n का वैल्यू हम लोग का आया है 10, 10 c x यानी 0, p आया है हाफ, p टू दी पावर x यानी 0, q भी हाफ ही होगा, अगर p हाफ है, p अगर हाफ है तो q भी हाफ ही होगा, 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ होगा। तो हाफ टू दी पावर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 यानी 0। अब इसका सॉरी 10, अब इसका हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, nc 0 और ये हाफ, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब nc0 कितना होगा, nc0 का मतलब हम लोग का 1 होगा शायद, ये देखो nc0 1 होगा, तो ये -1 करने से ही आंसर मिल जाएगा, 0.999 ये आंसर आ रहा है, 0.99902, ठीक है। तो देखते हैं, 1023 डिवाइडेड बाई 1024, हाँ 0.99 वही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या किया था, दो पैरामीटर दे दिया था, ठीक है। एक्स वाई दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हमें पैरामीटर्स एन का वैल्यू दे दिया, दो पैरामीटर्स बता दिया, 6 और हाफ। पैरामीटर क्या क्या होता है, बाई पैरामीट्रिक है, दो ही होता है, एन और पी होता है। तो एन हम लोग का 6 है, पी हम लोग का हाफ है, ये क्वेश्चन में बताया था। अगेन एन 4 पी हाफ, ये बताया था। अब लिखना कैसे है, एडिटिव में दोनों को ऐड करना है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, p हम लोग का हाफ रहेगा और ये 10 कॉमा, ये p रहेगा, ठीक है। तो 10 कॉमा हाफ, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया था कैसे करके होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में हमें पुट करने बोला है, तो ये तो फिर 1 2 3 4 करके अप टू 10 तक जाएगा। उससे बेटर है कि हम लोग x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, x प्लस वाई का, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 1 से कम यानी 0 नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब और एक एग्जांपल हम खुद से लेते हैं। देखो यहाँ पर n इक्वल टू सपोज 11 है और p इक्वल टू अगर हाफ है, तो मोड क्या होगा, अगर ये फाइंड आउट करने के लिए बोले, क्योंकि जो भी मोड का क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें हम लोग का आंसर आया हमेशा फ्रैक्शन, और इसीलिए हम लोगों ने लार्जेस्ट इंटीजर लिया। अब अगर हम लोग का यहाँ पर n प्लस 1 इंटू पी फाइंड आउट करते हैं मोड के लिए, तो उसका आंसर क्या आएगा, 11 प्लस 1 इंटू 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 12/2, यानी 6 हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इंटीजर हो गया, फ्रैक्शन नहीं आया। तो इंटीजर आने पे कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इंटीजर आने पे n प्लस 1 इंटू पी एक मोड का आंसर होगा, n प्लस 1 इंटू पी -1 होगा। इंटीजर आने पे दो मोड का आंसर होगा, ठीक है। इंटीजर होने पे मोड का आंसर दो होगा, एक तो हम लोग का यही वाला होगा n प्लस 1 इंटू पी यानी कि 6, ठीक है। और दूसरा हम लोग का n प्लस 1 इंटू पी -1 यानी कि 5 हो जाएगा, मतलब ये 6 और 5। तो अगर प्योरली इंटीजर तभी आएगा जब हम लोग का ये फ्रैक्शन नहीं होगा। अब इंटीजर होने का मतलब है यहाँ पर हम लोग का पूरा पूरी डिवाइड होना चाहिए, तो इंटीजर होने से इंटीजर और उससे एक कम, मतलब ये अगर 6 आया तो 6 5, ये 7 आया तो 7 6, ये 8 आया तो 8 7, इस तरीके से आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग का मोड का आंसर हो गया 6,5।
ठीक है, बस इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का बस इतना ही है, जो क्वेश्चन मैंने करवाए वही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम बता देंगे नेक्स्ट कब देंगे। पॉइजो और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बस एक या 2 क्लास लगेगा, ये हम बता देंगे कब कौन से दिन करवा रहे हैं, ठीक है। और तुम लोग इसको पहले प्रैक्टिस कर लो, और इससे मैंने जैसा क्वेश्चन बोला है जो भी करवाए वही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया है। मेनली जो हम लोगों ने ये सेट बी और सी का किया है वही इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने 1-2 एक्स्ट्रा करवाए, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करना है, फॉर्मूला क्या क्या याद रखना है, जो प्रैक्टिस किया है हम लोगों ने क्वेश्चन उसी में से आएगा, उससे कुछ अलग बाहर नहीं आएगा। ठीक है, फिर इतना ही करते हैं। ठीक है, बाय।